कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और कार्यक्रम में जिस तरीके से ये जो हमारा खास कार्यक्रम है इसमें हम अलग अलग महत्वपूर्ण विषय से पर आपको न सिर्फ जानकारी देते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि उस विषय पर किस तरीके से हमारे विशेषज्ञ आपको बेहतर सलाह मिल सके, ये सारी जानकारी हम आपको तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए। और आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है चर्चा करेंगे। पेन मैनेजमेंट की बात होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सतर्कता की बात भी आज हम करेंगे, लेकिन कविताएं भी होंगी, कुछ रोचक जानकारियों के साथ मनोरंजन भी होगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत आज हम जो है तिथि के साथ करेंगे कि आज की तिथि क्या कुछ कहती है, इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद आगे हम कार्यक्रम में विस्तार देंगे कार्यक्रम को। सबसे पहले आज नजर डाल लेते हैं आज की तिथि क्या है। और आज की तिथि की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत 2080 कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। दिन शुक्रवार है, दिनांक 3 नवंबर 2023। तो ये आज की तिथि हमने आपको बताई है कि आज की तिथि क्या कुछ कहती है। षष्ठी तिथि है, दिन जो है शुक्रवार है और 3 नवंबर आज की जो है तारीख है। और इसके साथ साथ आज का इतिहास क्या कुछ कहता है वो भी हम आपको बताएंगे कि आज का इतिहास क्या कुछ कहता है, क्या दिन है। और दिन तो आपको हमने बता दिए, लेकिन आज की तारीख पर क्या कुछ घटा था वो भी एक नज़र देख लेते हैं आज के इतिहास पर। और आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1906 में भारतीय सिनेमा और रंगमंच के सशक्त अदाकार पृथ्वीराज कपूर का आज जन्मदिन है। आपने अभिनय और बुलंद आवाज़ से उन्होंने कई किरदारों को अमर बना दिया। इनमें अलेक्जेंडर द ग्रेट और मुगल आज़म का जिक्र खास तौर पर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1933 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए अमर्त्य सेन का जन्मदिन है आज। उन्होंने जन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक चयन की थ्योरी देकर समाज के निर्धनतम सदस्यों की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। इसके अलावा 1948 की अगर हम बात करें तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया था। इसके अलावा 1997 में G15 समूह का 7वां शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में प्रारंभ हुआ था। सन 2000 में भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा सभी के लिए शुरू की गई। तो ये आज का इतिहास हमने आपको बताया। और जैसे कि इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले हमारा जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो हम शुभ विचार के साथ करते हैं, तो आज का शुभ विचार क्या कुछ कहता है वो भी एक नज़र देख लेते हैं। और शुभ विचार की अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, मार्ग में बाधाएं आने से मार्ग को बदल लेना उचित है, किंतु उसके लिए लक्ष्य को बदलना बिल्कुल भी अनुचित है। यानी लक्ष्य को आपको नहीं बदलना है और लक्ष्य पे बने रहना है। समस्याएं आएंगी, मार्ग बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य जो निर्धारित आपने किया है उस पर बने रहना है। और अगर गोल पर आप सेट रहे तो जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ कार्यक्रम को विस्तार देंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा, लेकिन आज का विषय बड़ा ही रोचक रहने वाला है। विषय की अगर हम बात करें तो आज हम पेन मैनेजमेंट पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर भी हम चर्चा करेंगे कि ये सप्ताह बनाने की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी, लेकिन मनोरंजन भी होगा, कविताएं भी आज हम जो है इस कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे। सबसे पहले दो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर जयदीप सिंह जी हैं, स्पाइन जॉइंट स्पेशलिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं पेन क्लिनिक गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के। इसके अलावा मेरे साथ वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवि हैं और लिखने के साथ साथ पढ़ने की भी शौकीन है, डॉक्टर मीनू जी मेरे साथ हैं। मीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। एमपी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अब हम कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा करेंगे कि किस तरीके से डॉक्टर जयदीप जी मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाह रहा था, जब पेन की बात आती है तो सबके मन में एक विचार आता है दर्द, लेकिन दर्द को भी मैनेज किया जाता है, ये कैसी विधा है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करूंगा आज के विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि धीरे धीरे आपन सभी देख रहे हैं, गुलाबी ठंड आई है, ठंड के बाद तेज़ ठंड आएगी।
ऐसे में दर्द के साथ अपने शरीर का ख्याल रखना, अपनी दिनचर्याओं को इस तरह से रखना कि मौसम के उस पर दुष्परिणाम ना पड़े जी। और हम फिट रहें, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो दूरदर्शन ने बिल्कुल सही समय में सही विषय के साथ ये कार्यक्रम आपके सामने लाए हैं जी। ये सभी के लिए हितकर होने वाला है। जैसा कि कहा जाता है कि दर्द एक लक्षण मात्र है, लेकिन सन 2000 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दर्द को एक बीमारी की गणना दी गई और कोई भी ऐसा दर्द जो 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा रहता है जी। और उसके पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे में दर्द रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। दर्द के अलग अलग प्रकार होते हैं जिसको पहचानना, दर्द की ग्रेडिंग करना, मतलब उसकी तीव्रता को अलग अलग कैटेगराइज करना और उसके आधार पर उसके इलाज को करना बहुत ज़रूरी जी। नहीं तो प्रायः हम अपने प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये भी देखते हैं कि विषम स्थितियों में कई बार जब मरीज दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है तो वो आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध भी कर लेता है। जी सर, निश्चित रूप से यही कारण है कि दर्द जब होता है उस दर्द को समझना बहुत ज़रूरी होता है और आप जैसे स्पेशलिस्ट ही समझते भी हैं इसको। लेकिन सर एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई। पहले हम देखते थे एक एज के बाद यानी 40 प्लस या 50 प्लस के बाद हमें बैक पेन होता था या हमें घुटनों का दर्द होता था, एड़ियाँ दर्द होती थी, लेकिन आजकल अमूमन ये हर व्यक्ति की एक बड़ी समस्या हो गई है और आमतौर पर कमर दर्द और घुटनों का दर्द अब युवाओं में भी होने लगा है। तो ये इसका प्रमुख कारण क्या है? लाइफस्टाइल है, बैठने का पोस्चर है या कुछ और? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरह से हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, जी। वैसे वैसे हमारे खान पान में बदलाव आया, वैसे वैसे हमारे उठने बैठने के तरीके में बदलाव आया, हमारी दिनचर्या में बदलाव आया, जी। जिसके कई दुष्परिणाम आजकल यंग एज में 30 साल के नीचे भी कमर का दुखना, घुटने का दुखना, हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द रहना और सबसे ज़्यादा गर्दन, सर्वाइकल और सर दर्द की शिकायतों के साथ व्यक्ति आने लगे। इसकी मुख्य वजहों की अगर हम बात करें तो सबसे मुख्य वजह तो दिनचर्या में एक्सरसाइज का ना होना, जी। खान पान में खराबी होना और लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, इसके साथ जुड़े रहना और धीरे धीरे हम हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर है जी। उसको तोड़ के एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीतते जा रहे हैं, जिसके कारण जो पहले छोटे छोटे से खेल हुआ करते थे, जी। बच्चे बाहर जाते थे, 2-2 3-3 घंटे के लिए गार्डन में घूमते रहते जी। थे, वो एक तरह की एक्सरसाइज होती थी जो आज की डेट में बंद हो गई है। आजकल बच्चे सुबह से शाम तक मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं जी। और कुछ हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा हो गया है कि माता पिता भी उनको घर के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं और बोलते हैं कि आप बाहर मत जाइए, बल्कि ये करिए। जी। इसके कारण मांसपेशियां जो उम्र के साथ बढ़नी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, वो उतनी मजबूत नहीं हो पाती हैं। खान पान में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा होने के कारण जो खान पान की गुणवत्ता होती है उसमें कमी आई है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हमें निश्चित रूप से इसके कारण ही जो है ये जो परेशानियां है, मतलब लाइफस्टाइल का एक बड़ा रोल है और ये दोनों जब दर्द होते हैं तो बहुत पेन भी होता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अशोक जी जबलपुर से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। अशोक जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी सर, मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ। मैं जी। डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों के हाथ पैर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो लोग दर्द की दवाइयाँ खा लेते हैं तो उसको आराम मिल जाता है। तो इसको कितनी मात्रा में खाना चाहिए? जी। ज़्यादा खाने से क्या नुकसान है क्या? जी बिल्कुल, आपका अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर तो सीधे तौर पर जो पेन किलर्स होती हैं इसका ज़्यादा सेवन या किस मात्रा में सेवन करना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि कई बार लोग इसके एडिक्ट भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अशोक जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा और सबके काम का सवाल पूछा है। पेन मेडिसिन के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दर्द की दवाई दर्द का हमेशा इलाज है, ये गलत सोच है। दर्द की दवाई अगर एक मात्रा से ज़्यादा हम लेते हैं, एक मात्रा मतलब 2 से 3 दिन तक अगर हमें दर्द की दवाई लेनी पड़ रही है तो हम उसको मान सकते हैं कि ठीक है वो आपका इलाज कर रही है। पर अगर उससे ज़्यादा बार हमें लेना पड़ता है, हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा बार लेना पड़ता है, महीने में 10 दिन से ज़्यादा बार लेना पड़ता है, तो इसका मतलब दर्द से हम केवल लक्षणों को दबा रहे हैं, बीमारी को नहीं। और हमेशा ये कहा जाता है कि अगर हम बीमारी का सही इलाज नहीं लेते हैं तो वो वक्त के साथ और बढ़ती जाती है।
तो दर्द की दवाइयाँ कई बार मरीज जो हैं वो मेडिकल स्टोर पे जाके बिना डॉक्टर को दिखाए ले लेते हैं, बोलते हैं डॉक्टर को दिखाएंगे, अननेसेसरी हमारे पैसे खर्च होंगे। जी। लेकिन उसका नुकसान, उसका खामियाजा उनको अपने किडनी फेलियर या लीवर फेलियर से भी चुकाना पड़ सकता है। तो मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि दर्द की दवाइयाँ सोच समझ के लें, क्योंकि दर्द की दवाइयाँ ऐसा नहीं है कि हमने दवाई खा ली और हमें आराम आ गया। किस ग्रुप की दर्द की दवाई की ज़रूरत मरीज को है, ये डॉक्टर ही अच्छे से मरीज को देख के, उससे उसकी परेशानियां पूछ के, उसको एग्जामिन निश्चित करके रूप से। सही रूप से वो बता पाएगा। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताई है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी दर्द हो, शुरुआत में ज़रूर आप दर्द से निजात पाने के लिए थोड़ी सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि लगातार ये दवा का उपयोग आपने किया तो ये आपकी किडनी और गुर्दे को पूरी तरीके से ख़राब कर सकते हो, कई सारी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। लौटूंगा सर आपके पास। सर ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और दर्शकों, ये जो हमारा कार्यक्रम है, जैसे कि आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है। आप सीधे फ़ोन करके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो टेलीफोन नंबर्स दिखाए जा रहे हैं उस पर आप कॉल करके यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या आपकी परेशानी और उसका समाधान क्या है। ये भी आपको हम इस कार्यक्रम के जरिए बताएंगे। और हमारे टेलीफोन नंबर्स आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, 0755-266-0049, ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी है 1800-233-0040। तो ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल करके सीधे जुड़ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। तो आप कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। और जिस तरीके से बात जब दर्द की हो तो एक रिलीफ की ज़रूरत भी होती है, और वो रिलीफ हमें सिर्फ दवा से नहीं, कविताओं से भी मिलता है, गीतों से भी मिलता है। और हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार, कवित्री डॉक्टर मीनू जी भी हैं। मीनू जी के पास चलेंगे। तो मीनू जी, बात यहाँ दर्द पर हो रही है और हम देखते हैं कि आजकल तो मेडिकल साइंस में भी कई सारी सर्जरियाँ ऐसी हो रही हैं जहाँ पर गीतों और कविताओं का सहारा भी लिया जा रहा है। वो कहते हैं कि जब दर्द ज़्यादा हो और ऐसी चीज़ें सामने आ जाएं, तो कुछ इसी से मिलती जुलती कुछ चंद लाइनें हमारे दर्शकों के लिए चाहूँगा, कविताएं चाहूँगा। जरूर जरूर। जैसे आप दर्द की बात कर रहे हैं, तो दर्द एक साहित्यकार की नज़र से यदि हम बात करें, और एक मैं टीचर भी हूं तो उसकी नज़र से भी बात करें, तो मैं 2 लाइन आपको सुनाती हूँ जी। गम की आंधी मुझे दबा न सकी, गम की आंधी मुझे दबा न सकी, क्या बात। मैंने अंधेरों को चीरकर सहर मांग ली आखिर, मैंने अंधेरों को चीरकर सहर मांग ली आखिर। जी। और मैं कुछ संदेश भी देना चाहूँगी। जी जी जी। धड़कनों में जोश का एक साज होना चाहिए, जैसी भी हो अपनी एक आवाज़ होना क्या चाहिए, बात, बढ़िया। कैसी भी हो अपनी एक आवाज़ होना चाहिए। मानते हैं लोग तुमको, जीतने के बाद ही जीत पाने के लिए आगाज़ होना चाहिए। कब चलें कब ठहर जाएं, सोचना भी पाप है, अपने ख्वाबों का तुम्हें परवाज़ होना चाहिए। धड़कनों में जोश का एक साज होना चाहिए, जैसी भी हो अपनी एक आवाज़ होना चाहिए। एक और संदेश देना चाहूँगी। जी। छल कपट से करना ना हासिल कभी तुम जीत को, छल कपट से करना ना हासिल कभी तुम जीत को, हौसलों से हासिल अपना ताज होना चाहिए, जैसी भी हो अपनी एक आवाज़ होना चाहिए। एक और लाइन जो अगली है मैं बताना चाह रही हूँ। आगे बढ़ने के लिए एक एडवाइस है, आगे बढ़ने के लिए बहरा बना लो खुद को तुम, आगे बढ़ने के लिए बहरा बना लो खुद को तुम, खुद से खुद का रोज पर संवाद होना चाहिए। क्या बात। जैसी भी हो अपनी एक आवाज़ होना चाहिए। तो आवाज़ होना चाहिए, जैसी भी हो अपनी एक आवाज़ होना चाहिए, लेकिन हौसला भी यहाँ रखना है आपको। हम दोबारा लौटेंगे। और मीनू जी ने कई सारे संदेश भी दिए कि आवाज़ होना चाहिए, लेकिन ये आवाज़ दर्द की नहीं होना चाहिए। तो इस दर्द को कैसे दूर करना है, इसको भी हमने समझना है। तो हमारे साथ डॉक्टर जयदीप जी हैं। स्पाइन के दर्द को लेकर सर न सिर्फ विशेषज्ञ हैं, बल्कि स्पाइन के दर्द को कैसे दूर किया जाता है इसके बारे में विस्तार से सर से समझेंगे। सर, बात अब स्पाइन की करते हैं, और अधिकांश लोगों में ये जो समस्या है कमर दर्द की, वो हो रही है। बेसिकली ये शुरुआत कैसे होता है, और आपने कई लोगों को ट्रीटमेंट दिया भी, और कई लोगों को जब आप समझाते हैं कि आपने बैठने का पोस्चर सीधा कर लिया तो भी काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल।
सही बात है। किसी भी तरह के दर्द को हम गंभीर दर्द में या जटिल दर्द में ना कन्वर्ट होने दें तो अच्छा है जी क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत जब होती है तो उसको मैनेज करना, उसको ट्रीट करना ज़्यादा आसान है। जी छोटे छोटे तरीके होते हैं। जैसे अगर आप ध्यान दें, मैं समझाने के लिए ये स्पाइन का एक मॉडल लेके आया हूँ कि स्पाइन का मतलब ये होता है हमारी गर्दन के नीचे से लेके कमर के लास्ट तक की कनेक्टिविटी। जी और ये अगर आप ध्यान दें तो एक हड्डी ना होके टोटल 33 हड्डियाँ होती हैं और 33 हड्डियों के बीच में 32 डिस्क होते हैं जिनको हम गादी, गुड़िया, डिस्क अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये एक ऐसे सीधे स्ट्रक्चर में ना होके ऐसा कर्वेचर बनी होती है। कई तरह के गोलाकार रहते हैं, टोटल 4 इसमें गोलाकार रहते हैं। इनको संभाल के रखने के लिए, जैसा कि ऊपर वाला अपन को देता है कि आप उसको संभाल के रखें चीज़ों को, तो मैं कभी परेशान नहीं होएगा शरीर। जी तो इसके आजू बाजू मांसपेशियाँ होती हैं। अगर प्रायः हम मुश्किल से 20 मिनट कमर के लिए एक्सरसाइज करें, जिसमें उठने बैठने का तरीका, हाथ पैरों को हिलाना, जी कमर की जो एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज बोलते हैं उसको करना। साथ में अपन जहाँ भी लगातार बैठ रहे हैं, जैसे प्रायः आजकल हम देखते हैं कि 8-8, 10-10 घंटे एक ही जगह पे बैठना पड़ता है, तो ये जो कर्वेचर वाला पार्ट होता है, इस कर्वेचर के पीछे अगर हम सपोर्ट रख पाएँ तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हड्डियाँ तो होती ही हैं, पर हड्डियों के बीच में डिस्क होती है, जी डिस्क के आगे से नसें निकल रही होती हैं, और प्रायः जो एक कॉमनली लोग बोलते हैं कि हमें स्लिप डिस्क हो गया, स्लिप डिस्क हो गया। जी तो स्लिप डिस्क का मतलब कुछ नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि ये जो गादी है ये या तो फूल गई है या अपनी जगह से फट के पीछे आ गई है, जिसके फटने के कारण इन नसों पे दर्द आता है और यही दर्द कूल्हे से होता हुआ पैरों की तरफ जाता है, जिसको कई बार हम प्रायः साइटिका भी बोल देते हैं। जी तो एक्सरसाइज करना, 20 से 25 मिनट की रोज एक्सरसाइज। खाने पीने में कैल्शियम की बनी हुई चीज़ें जैसे दूध, छाछ, लस्सी, जी रागी, ओट्स, ये सब बहुत फायदेमंद होता है। निश्चित रूप से सर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, संजय जी। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। जी जी, सवाल पूछिए। मेरा डॉक्टर साहब से एक प्रश्न ये है जी कि जैसे 45 वर्ष और 50 वर्ष की आयु में आजकल सामान्यतः घुटनों में जो दर्द और बड़ी समस्या हो रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इनके बचने के लिए या इनसे सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां रखी जा सकती हैं इस एज में? क्योंकि इस एज में लोगों के पास ज्यादा एक्सरसाइज और इस टाइप की उतनी ऊर्जा भी नहीं होती है। जी तो कुछ ऐसे तरीके बता दें डॉक्टर साहब कि जिसका उपयोग करके इस एज में भी लोग अपने घुटनों को सही रख सकें। जी निश्चित रूप से। तो डॉक्टर साहब, बात कमर की हो रही थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल है कि घुटनों का दर्द एक आम समस्या घुटनों की भी हो गई है, तो घुटनों के दर्द को आप कैसे देखते हैं? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि उम्र केवल एक नंबर है। क्योंकि जहाँ आज की डेट में हम देखते हैं कि 35-40 साल का व्यक्ति भी घुटने दर्द से परेशान है, वहीं अगर हम मुश्किल से शहरों से 200 मीटर दूर चले जाएं तो बुजुर्ग व्यक्ति भी घुटने के दर्द से परेशान नहीं है और बढ़िया अपने घुटने को इस्तेमाल कर रहा है। जी इसकी मुख्य वजह जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर पाना। एक्सरसाइज का मतलब हमेशा जिम जाके एक्सरसाइज करना, वजन उठाना नहीं होता है। एक्सरसाइज का मतलब कुछ उठने बैठने के तरीक़े को सुधारना, कि जैसे हम कभी भी ज़मीन से कोई सामान उठा रहे हैं तो हम प्रायः देखते हैं कि हम सीधे खड़े रहते हैं और अचानक नीचे झुक के सामान उठाते हैं। ऐसा ना करके अगर हम यही घुटनों पे बैठे आएँ, थोड़ा सा नीचे पहले बैठें फिर सामान को उठाएं, तो उससे अचानक से ना घुटने पे लोड आएगा ना स्पाइन पे लोड आएगा। जी क्योंकि घुटने में यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि ये हड्डियाँ तो है ही, खान पान की मदद से, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैल्शियम की बनी हुई चीज़ों से ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हड्डियाँ तो मजबूत होती हैं, लेकिन हड्डियों के आसपास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो दर्द का कारण होते हैं जी और प्रायः देखा जाता है उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते, जिनको हम कार्टिलेज बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं। कुछ इनके बीच में ऐसे लिगामेंट्स होते हैं जो घुटने को एक के ऊपर एक रोक के रखते हैं, क्योंकि घुटना जब भी ऐसे मुड़ता है फिर सीधा होता है, तो इसको स्टेबल बनाए रखने के लिए इसकी मजबूती बहुत ज़रूरी है। जी तो एक तो अगर आप एक्सरसाइज का समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो रात में सोते समय जब आप सीधे चित सोते हैं तो घुटने के जोड़ के ठीक पीछे एक छोटी सी बॉल रख के थोड़ी देर उसको हिला लें। बॉल नहीं है तो घर की जो बाथ टॉवेल होती है, बाथरूम की टॉवेल होती है, उसको फोल्ड करके रख लें और उससे घुटने को कम से कम 10 मिनट के लिए दबाएं। 10 से 15 मिनट भी अगर आप इसको देंगे, रात को सोते समय की बात कर रहा हूँ मैं, दिन भर में आपको उसके लिए समय नहीं निकालना है, जी तो उससे घुटने के आजू बाजू की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, बीच के लिगामेंट्स जो टूट जाते हैं पतले होके, कमज़ोर होके, वो समस्या के निदान मिलेगा।
और जो युवा अवस्था में आजकल 25-30 साल के बाद भी घुटना दर्द की शिकायतें आ रही हैं, उसमें आराम आएगा। कुछ विशेष तरह के इंजेक्शंस आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, जो यहाँ से लगा के एक तरह से घुटने में हम जेल डाल देते हैं, क्योंकि चिकनाई कम हो जाती है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण। तो वो बहुत ही सामान्य एक प्रक्रिया होती है जो दर्द रोग विशेषज्ञ द्वारा एक इंजेक्शन के माध्यम से की जाती है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जाता। और लगभग 80% मरीजों को भविष्य में भी कभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। पर फिर भी मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर हम बीमारी को चालू होने से पहले ही ध्यान रखें और बढ़ने का मौका न दें तो सबसे अच्छा है। तो बीमारी को बढ़ने का मौका नहीं देना, और हमारी भी यही कोशिश है दर्शकों कि आप तक ये जो जानकारी है वो बेहतर तरीके से पहुँचे। लेकिन जब बात दर्द की होती है तो दर्द को दूर करने के लिए कई बार गीतों का और कविताओं का सहारा भी लिया जाता है, और हम देखते हैं कि कई बार जो है ऐसी कविताएं होती हैं जो दर्द को बुला देती हैं। तो आज हम कविताएं भी सुन रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर मीनू जी हैं, मीनू जी के पास चलेंगे। तो मीनू जी, दर्द को दूर करने में कहीं ना कहीं साहित्य, क्योंकि शौक है ये भी एक तरीके का, तो कुछ और कविताएं हम सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। जी देखिए, दर्द हर दिल की जान होता है, दर्द हर दिल, क्योंकि दर्द अलग अलग तरह के होते हैं जी, ये साहित्यिक दृष्टि से बता रही हूँ। दर्द हर दिल की जान होता है, दर्द पाकर सफल हर इम्तिहान होता है। क्या बात है। ये तो दर्द है जिसने जीना सिखाया है हमको, ये तो दर्द है जिसने जीना सिखाया है हमको, वरना अमर कौन इंसान होता है। जब से खुद को प्रेम करने लगी हूँ मैं, जब से खुद को प्रेम करने लगी हूँ, मुझ में ही खुदा है ये गुमान होता है। जब जब देखती हूँ कसीदाकारी अभियांत्रिकी जीवन की, अभी आपने देखा पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जब जब देखती हूँ कसीदाकारी अभियांत्रिकी जीवन की, तेरी रचनात्मकता पर प्रभु जाने कितना अभिमान होता है। दर्द के दायरे कहाँ सभी से समेटे जाते हैं, दर्द के दायरे कहाँ सभी से समेटे जाते हैं, कभी ये नयन का नीर तो कभी होठों की मुस्कान होता है, कभी हृदय की पीर, कभी सफलता का आह्वान होता है। दर्द हर दिल की जान होता है, दर्द पाकर सफल हर इम्तिहान होता है। तो दर्द पाकर सफल हर इम्तिहान होता है, और इस इम्तिहान को हमें भी पास करना है। यही बात जो है कविताओं के जरिए यहाँ पर जो है मीनू जी ने बताई है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। जी जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए, आपको आवाज मिल रही है? जी सर, आवाज आ रही है सर। जी, सवाल पूछिए। सवाल सर ये है कि हमारे घुटनों में और कमर में दर्द रहता है और ये सुबह टाइम ज्यादा होता है। चलिए, आपकी बात आ गई। तो एक कॉलर जुड़े थे हमारे साथ जो साफ तौर पर बता रहा है, सुबह उठने के समय, उठते से ही कई लोगों को परेशानी से रहती है कि कमर में या घुटनों में दर्द रहता है, और ये भी एक आम समस्या हो गई है। कई बार इसके कारण कई बार लोगों की जो दिनचर्या उसमें भी काफ़ी प्रभावित होती है। जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो मरीज कमर दर्द की शिकायत से परेशान रहता है उसको सुबह के समय ज़्यादा तकलीफ होती है, स्पेशली जिस तरह का मौसम अब आगे आने वाला है। ठंड का मौसम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और कमर दर्द के साथ साथ कमर में अकड़न होने की शिकायत बढ़ती जाएगी। इसकी जो मुख्य वजह होती है वो ये होता है कि जब मरीज लेटे से बैठता है तो वो कमर का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे बैठता है, और इसमें ये जो पीछे के छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, जो हर दो रीढ़ की हड्डी के बीच में छोटे छोटे जॉइंट होते हैं, इसमें खिंचावट आती है। ये खिंचावट की मुख्य वजह ये होती है कि वहाँ पे छोटा सा कैप्सूल होता है, और कैप्सूल कई बार वजन उठाने के कारण, झटके के कारण फट जाता है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, इसके लिए कोई बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। छोटी सी एक्सरसाइज और छोटी सी एक प्रक्रिया जिसमें यहाँ पे एक इंजेक्शन के माध्यम से हम दवाई डाल देते हैं, और यही दवाई पूर्णतः मुफ्त गांधी मेडिकल कॉलेज में पेन क्लिनिक चलता है निश्चेतना विभाग द्वारा, उसमें पूर्णतः मुफ्त प्रति सोमवार एवं गुरुवार को लगाया जाता है। ये इंजेक्शन बहुत ही छोटी प्रक्रिया होती है, कोई काटा पीटी नहीं होती है, केवल एक छोटा सा इंजेक्शन अंदर जाता है और ठीक इस जोड़ में जहाँ पे रप्चर हो जाता है, जहाँ पे वो टूट जाता है, उसको रिपेयर करके बाहर आ जाता है। मुश्किल से 2 घंटे मरीज को रोका जाता है और उसके बाद उसकी छुट्टी कर दी जाती है। दूसरी जो विशेषता, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि उठने बैठने का तरीका, जी, कभी भी जब हम सुबह उठते हैं
तो अचानक से झटके से उठ के या खड़े ना हो, पहले आराम से पैरों को नीचे करें, सीधे बैठें, फिर 2 कदम आगे बढ़ाएं। तीसरी जो मुख्य वजह होती है सुबह के कमर दर्द, घुटने के दर्द, अकड़न की और दर्द की, वो होती है विटामिन डी की कमी। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक बार विटामिन डी की जांच करवा लें, अगर ज़रूरत होती है तो उसकी दवाइयाँ लें जी। और कम से कम आधा से 1 घंटा धूप में बैठें, कुछ एक्सरसाइजेस करें, तो इससे ये दर्द पूर्णतः आपका चला जाएगा और फिर पलट के नहीं आएगा। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर बताई है कि अगर एक इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बताया है, जो प्रति सोमवार और गुरुवार भोपाल का जो हमीदिया अस्पताल है, गांधी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर जो है कमर के दर्द से अगर आप पीड़ित हैं और अगर आपको इस इंजेक्शन की ज़रूरत है, इस दवा की ज़रूरत है, तो निःशुल्क आप लगवा सकते हैं जाकर। तो ये बड़ी बात भी है, और लेकिन कमर का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि परेशानी आने के पहले ही अगर उसका निदान को लेकर हमने कुछ छोटे छोटे कदम उठा लिए तो हम इस समस्या से बच सकते हैं। लेकिन समस्या एक ये भी है कि मन का सुख चाहिए, और जब दर्द की बात होती है तो मन की बात भी होना ज़रूरी है, क्योंकि मन में ही सबसे पहले अगर ये बात बैठ गई कि मुझे दर्द हो रहा है, तो दर्द ना भी रहे, वो दर्द की पीड़ा ज़रूर चेहरे पर नज़र आती है, लेकिन उसको भी आप दूर कर सकते हैं। कैसे? कविताओं के ज़रिए। तो एक बार फिर से चलते हैं डॉक्टर मीनू जी के पास। तो मीनू जी, बात हम लगातार दर्द की कर रहे हैं, लेकिन दर्द के साथ साथ मन भी जुड़ा हुआ है, और कई बार दर्द नहीं होता लेकिन मन में दर्द होता है, तो वो भी पीड़ा के रूप में बार बार आता है, तो उसको भी कैसे दूर कर सकते हैं? जी, आपको मन बनाना है कि आप किस तरह से जो अपना जीवन है आनंदित रह के जीना चाहते हैं। उसके लिए चंद लाइन में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सुन उठो तुम तो ओ वीरो, सुन उठो तुम तो ओ वीरो, फलसफा हो जाएगा, तुम चढ़ोगे राह मुश्किल रास्ता हो जाएगा, तुम चढ़ोगे राह मुश्किल रास्ता हो जाएगा। जिस तरह जूझे हो राह की हर मुश्किल से तुम, जानकर लोगों को भी कुछ हौसला हो जाएगा, तुम चढ़ोगे राह मुश्किल रास्ता हो जाएगा। जो रखोगे कदम अपना, जो रखोगे कदम अपना एक अंगद की तरह, जो रखोगे कदम अपना एक अंगद की तरह, जाने कितने दुर्बलों का फायदा हो जाएगा, तुम चढ़ोगे राह मुश्किल रास्ता हो जाएगा। तुम निभाते हो उसूल दोस्ती के जिस तरह, तुम निभाते हो उसूल दोस्ती के जिस तरह, एक दिन सारा चमन बागवां हो जाएगा, तुम चढ़ोगे राह मुश्किल रास्ता हो जाएगा। और एक अंतिम लाइन में जो मैं प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, इससे थोड़ी अलग है, क्योंकि दीपोत्सव आने वाला है। तो उसके लिए 2 लाइन है। आशाओं के दीप जलाएं, अंतः तमस को यूं ही मिटाएं, आशाओं के दीप जलाएं, अंतः तमस को यूं ही मिटाएं, चमका दें मन का हर कोना, चमका दें मन का हर कोना, अलौकिक दीपोत्सव मनाएं, अलौकिक दीपोत्सव मनाएं। तो अलौकिक दीपोत्सव मनाएं, ये बात भी कही है, लेकिन जीवन में भी वो ऊर्जा जो हम कहते हैं ना कि एक दीप प्रज्वलित किया हमने, तो वो ऊर्जा अगर हमारे जीवन में भी आ जाए, और उस जीवन में ऊर्जा भरने के लिए दर्द से निवारक, हमें दर्द निवारक जो बात हम बार बार करते हैं वो भी ज़रूरी है। सर, एक चीज़ और है कि हमारी संस्कृति ने भी हमें बहुत कुछ दिया है, जिसको हम एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं। पहले हम देखते थे सुबह जब शुरुआत होती थी तो गांव में तमाम जो उठने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, और एक कॉमन सी चीज़ आज भी गांव में जो नज़र आती है, आयु के दृष्टिकोण से भी और दर्द के भी, कि कई बुज़ुर्ग ऐसे नज़र आते हैं जो गांव के जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर बैठे नज़र आएंगे, और उनके जो घुटने भी पूरी तरीके से स्वस्थ रहते हैं, कमर भी पूरी तरीके से, और एक लंबे समय तक वो उसी पोस्चर में नज़र आते हैं सर, वो भी बिना किसी पीड़ा के। तो ऐसा क्या? बहुत ही सुंदर और सटीक सवाल आपने किया है। इसकी मैं शुरुआत करना चाहूँगा 2 हिंदी की लाइन से जी। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात रहे सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब होता है कि एक सामान्य रस्सी, जब पुराने ज़माने में हम कुएं से पानी निकालते थे तो कुएं की मुंडे पे वो रस्सी आती जाती रहती थी, और एक सामान्य सी जूट की रस्सी जो नारियल के छाल से बनती है, जूट की रस्सी से पत्थर जैसी कड़क चीज़ भी घिस जाती थी जी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी कार्य को धीरे धीरे लगातार सतत करते जाएंगे तो उससे मजबूती मिलेगी। लेकिन अभी हम देखते हैं, हम जाते हैं 1 घंटा जुम्बा, 1 घंटा डांस, 2 घंटा जिम, और बाकी समय हम एक जगह बैठे रहते हैं। यही जिस
जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमें परिवार के जो वरिष्ठ जन हैं, उनकी दिन भर के जो कार्यकलाप होते थे वो उनको एक्सरसाइज नहीं बोलते थे, वो उसको कार्य बोलते थे, दिनचर्या बोलते थे। जी, कुएं से रस्सी निकालना, पानी निकालना अपने आप में एक एक्सरसाइज है, निश्चित रूप से। जो एक्सरसाइज नहीं कहलाती थी। पानी घर लेके आना, जमीन पे बैठ के खाना बनाना, रस्सी बांटना। जी, बड़े बुजुर्ग गांव में खेतों में जाते थे, आज खेत में जाना तो खैर मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, पर उस पोजीशन में बैठना अपने आप में जांघों की एक्सरसाइज, कूल्हे की एक्सरसाइज हुआ करती थी। एक जगह ना बैठ के चौपालों पे जाते थे, लोगों से मिलने जाते थे। आज हम व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं भी चलना फिरना हमारा होता ही नहीं है। तो जब चलना फिरना नहीं होता तो हमारी मांसपेशियां मजबूत कैसे होंगी? केवल हम 24 घंटे में 1 घंटा भारी भारी वजन उठा के मजबूत कर लें, प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले लें, तो ये तो एक कृत्रिम मजबूती है ना। इसलिए आप देखेंगे गांव का व्यक्ति आज शहर के व्यक्ति से, या कोई भी पुराना व्यक्ति, किसी भी तरह के दर्द से परेशान नहीं है। और दर्द केवल शारीरिक नहीं होता। जी, WHO द्वारा, वर्ल्ड स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये कहा गया है कि दर्द जो है वो मानसिक, शारीरिक, स्पिरिचुअल जी, और साइकोलॉजिकल चारों कंपोनेंट का समावेश है। अगर हम एक अच्छा सामाजिक स्ट्रक्चर रखते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अपने दिन के कार्य खुद करते हैं, जी, बहुत ज़्यादा एसी में नहीं रहते, जो ऊपर वाले ने हमें एटमॉस्फेयर दिया उसको भी हम यूज़ करते हैं, तो ये अपने आप में हमें सारी बीमारियों से हटा लेता है। निश्चित रूप से सर। और दिनचर्या का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा जो है जीवन का है। अगर दिनचर्या हमने बेहतर कर ली तो सारे तरीके से जो दर्द हमारे जीवन में आते हैं उसको दूर किया जा सकता है। सर एक चीज़ और समझना चाह रहा था, क्योंकि अब साइंस बहुत तेज़ी से, मेडिकल साइंस ने तरक्की की है और अब बात हिप रिप्लेसमेंट की हो रही है, घुटनों के रिप्लेसमेंट की भी हो रही है। तो ये कूल्हे और घुटने का जो रिप्लेसमेंट होता है, कई लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि अगर हमने रिप्लेस करा लिया तो हमें आराम नहीं होगा और बार बार दर्द की परेशानी रहेगी। वास्तव में ये स्थिति है क्या? क्योंकि आप तो लंबे समय से ये प्रक्रिया में आप काम भी कर रहे हैं, लोगों को आराम भी लगा, तो ये ठीक प्रक्रिया है कि नहीं, या कौन व्यक्ति करा सकता है, कौन नहीं करा सकता, इसके बारे में और जानकारी। देखिए, मेडिकल साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पेशेंट सिलेक्शन। जी, पेशेंट सिलेक्शन का मतलब, जैसा मैंने पहले ही बताया था, कि कोई भी बीमारी जो होती है वो अलग अलग ग्रेड की होती है, अलग अलग पायदान होता है। जी, हर घुटने के लिए हम केवल घुटने को बदलें तो ये ज़रूरी नहीं है। लगभग 80% घुटनों को बिना बदले भी ठीक किया जा सकता है। जैसे घुटना बदलने का जो मेन तरीका होता है वो ये होता है कि हम हड्डी को यहाँ से काटते हैं, यहाँ से काटते हैं, इस जोड़ को निकाल के इसकी जगह स्टील का यह जोड़ डाल देते हैं। जी, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी विचार रखना चाहिए कि इसके ऊपर की हड्डियां भी कमज़ोर हो रही हैं, नीचे की भी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। जी, और क्योंकि घुटना रातों रात खराब नहीं हुआ, तो उसके आजू बाजू के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, लिगामेंट हैं, बसा हैं, जी, ये भी कमज़ोर होते हैं। तो आजकल रीजनरेटिव मेडिसिन की मदद से, जो पेन क्लिनिक द्वारा किया जाता है, रीजनरेटिव मेडिसिन का मतलब ये होता है कि उसमें मरीज के थोड़ा सा ब्लड निकाला जाता है, लगभग 10 ml के आसपास, और उसको PRP में कन्वर्ट किया जाता है, प्लेटिनम रिच प्लाज्मा। जी, और इंजेक्शन के माध्यम से जो चीज़ घिस गई है, कमज़ोर हो गई है, उसको बदलने की जगह रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। और लगभग 70 से 80% मरीजों को घुटना बदलने से रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। इसी तरह कूल्हे के भी जो मरीज ऐसे हैं जो ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक हैं, जी, जी, उनको भी बिना कूल्हे को बदले रीजनरेटिव मेडिसिन की मदद से, ग्रोथ फैक्टर या PRP की मदद से, जो पेन क्लिनिक द्वारा फ्री किया जाता है गांधी मेडिकल कॉलेज में, जैसा पहले बताया, प्रति सोमवार एवं गुरुवार निश्चेतना विभाग के अंडर, जी, उसको 2 से 3 इंजेक्शन के माध्यम से घुटना बदलने की जगह घुटने को रिपेयर किया जा सकता है, कूल्हे को बदलने की जगह कूल्हे को रिपेयर किया जा सकता है। हाँ, अगर मरीज एकदम ही एक्सट्रीम स्थिति में आता है, जिसको हम ग्रेड 3B बोलते हैं या 4 बोलते हैं, तो उसमें घुटना बदलना एक अच्छी चीज़ है। घुटना बदलने के बाद लेकिन जो रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट है, उठने बैठने का तरीका बदलना, एक्सरसाइज रेगुलर करना, खान पान बदलना, ये भी करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार घुटना बदलना, कूल्हे बदलने के बाद भी मरीज दर्द से परेशान रहता है और बार बार वो पेन क्लिनिक आता रहता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि घुटना बदलना या कमर की जो बात आती है, कमर दर्द, और कहते हैं कि कूल्हा बदलना, ये ज़रूरी नहीं है। आजकल दवाएं ऐसी आ गई हैं और इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक बेहतर विशेषज्ञ के पास पहुंचना होगा। जैसे हम आपको एक विशेषज्ञ से मिला रहे हैं, डॉक्टर जयदीप सिंह जी पेन मैनेजमेंट के मास्टर गुरु कहे जाते हैं और लगातार इस तरीके से मरीजों की सेवा भी कर रहे हैं। और हमारे साथ मीनू जी भी हैं। मीनू जी के पास एक बार फिर चलेंगे।
हमने मीनू जी एक चीज़ और समझी यहाँ पर, क्योंकि स्वास्थ्य की बात भी, हम पेन मैनेजमेंट की बात भी कर रहे हैं, लेकिन कविताओं में भी कई शब्द ऐसे आ जाते हैं कि जो मन में उमंग और उमंग उल्लास के साथ साथ ऊर्जा भर देते हैं, और ये ऊर्जा कई बार दर्द को भी दूर कर देती है। तो कुछ ऊर्जावान लाइनें सुनना चाहूँगा आपसे। जी, जैसे कि अभी सर ने कहा मनोवैज्ञानिक और मतलब स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में सर ने कहा, तो ऐसे कुछ डर और तकलीफ जो दर्द के रूप में हमारे अंदर रहते हैं, उसके लिए मैं पहले सुना रही हूँ, फिर मैं कुछ मोटिवेशनल लाइन भी बताती हूँ जी। ये प्रश्न स्वयं से है। अंधेरी कोठरी में कभी अंधेरे का छोर नहीं मिलता, अंधेरी कोठरी में कभी अंधेरे का छोर नहीं मिलता। अचानक हुई मुलाकात प्रकाश से, तो अनायास ही मुंह से निकल आया, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तो वो मुंह चढ़ाते हुए बोला, मुझसे मिलकर तो अच्छा ही लगता है। फिर भी जाने क्यों लोग शरण अंधेरी की ही लेते हैं, ये जानते हुए भी कि अंधेरा चिरस्थायी नहीं है। कतराते हैं, छिपाते हैं अपनी हर बात, कैद करते हैं उन्हें सिर्फ अंधेरों के समक्ष, और पूरी जिंदगी एक ही डर में निकाल देते हैं, कहीं उजाला ना हो जाए। जी, तो यहाँ पर दर्शकों हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। The call of the wild. The thrill of sport. The depth of creativity. Get ready to fill your senses. Join us on DD Morning Show, Monday to Friday, 8 AM. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के, और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तो दर्शकों, यहाँ पर आज हमने ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और यहाँ पर आज हम पेन मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, कविताओं की बात कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी हम मना रहे हैं। और ये सप्ताह आखिर क्यों मनाया जाता है ये भी हम समझेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, संजय शुक्ला जी जुड़ गए हैं मेरे साथ, DSP लोकायुक्त भोपाल हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और सर यहाँ आपसे ये समझना चाह रहा था, क्योंकि सतर्कता जागरूकता सप्ताह हम मना रहे हैं, लेकिन ये सप्ताह मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और ऐसी क्या, क्योंकि सतर्क रहने की बात तो हमेशा कहा जाती है, लेकिन इस सप्ताह में किस तरीके से लोगों को सतर्क किया जाता है और बताया जाता है कि उनके क्या अधिकार हैं और लोक सेवकों के क्या अधिकार हैं? एक्चुअली क्या है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है वो केंद्र शासन की तरफ से ये प्रक्रिया चालू की गई थी काफ़ी समय से, और इसका औचित्य इसलिए है कि जो आम जनमानस है, जो जिसके शासन के विभिन्न विभागों में आवश्यकताएं होती हैं और वो जाता है,
तो उसको भी ये मालूम होना चाहिए कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी तरीके से जो लोक सेवक हैं जो वहाँ पर उन्हें वो सेवाएं दे रहे हैं उनको भी ये मालूम होना चाहिए डूज एंड डोंट्स, जिस टाइप की प्रक्रिया है कि क्या चीज़ें करना है और क्या नहीं करना है जी। तो इसके लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह रखे गए और जिसमें भ्रष्टाचार से संबंधित जो प्रक्रियाएं जो आम शिकायतें हैं उनको दूर किया जाए, लोगों को ये अवेयरनेस बढ़े कि ये नहीं करना चाहिए या ये इस तरीके की परिस्थितियां यदि बनती हैं तो हमें किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य तो सर ने बता दिया, लेकिन सर यहाँ पर एक मन में जिज्ञासा भी होती है और लोगों के मन में जब बात आती है ना पुलिस की, लेकिन ये परिदृश्य बदला ज़रूर है, लेकिन पुलिस में भी जब बात लोकायुक्त की आती है कि हमें शिकायत करना है तो एक बड़ा सा आवेदन तैयार करना होगा, बताएंगे तो हमारी कहीं पहचान तो डिस्क्लोज़ नहीं हो जाएगी, ये एक मन में भय भी रहता है आम लोगों के। तो अब क्योंकि बात सोशल पुलिसिंग की ज़्यादा की जा रही है और हम मना भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह रहे हैं, तो इसमें कितना महत्वपूर्ण रोल लोकायुक्त विभाग का हो जाता है, क्योंकि 3 प्रक्रियाओं के अधीन कार्रवाई भी होती है। तो अगर कोई व्यक्ति सतर्क है और शिकायत करना चाहता है तो वो क्या लोकायुक्त संगठन के पास आ सकता है, और किस तरीके से फिर लोकायुक्त संगठन उसकी मदद भी करता है, क्योंकि यहाँ पर रोल मदद का महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, एक्चुअली क्या है, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार निरोधक इकाइयों के तौर पे मुख्य रूप से 3 इकाइयाँ काम करती हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, CBI है और लोकायुक्त है, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त है जी। और साथ ही साथ आर्थिक अपराध ब्यूरो है जो EOW कहते हैं। ये तीनों ही टेक्निकली भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को डील करते हैं जी। अब सेंट्रल CBI की जहाँ तक विषय है उनका दायरा प्राथमिक तौर पे सीमित है कि वो केंद्र सरकार से जो संबंधित विभाग हैं उनसे संबंधित शिकायतों को डील करते हैं, परंतु लोकायुक्त के लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। लोकायुक्त संगठन के लिए, विशेष पुलिस स्थापना के लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित ना होकर उसमें मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत जो भी लोक सेवक हैं यदि उनसे संबंधित कोई भ्रष्टाचार या इस टाइप की शिकायत आती है तो विशेष पुलिस स्थापना उसको डील करती है। जहाँ तक प्रश्न आपका शिकायत के संबंध में है तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आम जनमानस को कि विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन के 7 संभाग हैं विभिन्न जगहों पर, जिनमें से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर 4 तो ये मेट्रोस हैं। इसके अलावा सागर है और उज्जैन है और रीवा, ये 7 जगहों पे संभाग बने हुए हैं जहाँ पे स्टाफ रहता है जी। इससे संबंधित जो जिले हैं वहाँ का व्यक्ति वहाँ जाकर शिकायत कर सकता है। अब शिकायत की परिस्थितियों में कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो लिखना नहीं जानते हैं, जिन्हें अपनी बात सिर्फ बता सकते हैं, तो वहाँ वहाँ यदि जाते हैं तो जो हमारे पुलिस अधीक्षक अधिकारी होते हैं वो वहाँ पर IOs को, DSPs होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनको बुला के कंसर्निंग कंप्लेनेंट को बुलाते हैं और उनसे मिलवाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और समस्या में फिर कई बार क्या होता है आम शिकायत भी लेके आते हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं होती है, तो कंसर्निंग डिपार्टमेंट को भी कई बार इस बारे में बताया जाता है, कंसर्निंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बताकर उसको डील करते हैं। नहीं होता है तो अगर भ्रष्टाचार से संबंधित है तो फिर उसका आवेदन अगर वो बना के लाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बनवा भी दिया जाता है कि जो उसने फैक्ट बताए उसको लिखवा देते हैं और फिर उसके बाद अगली कार्रवाई करते हैं। तो कार्रवाई यहाँ पर होती है, यही कारण है कि सतर्कता की बात हम कर रहे हैं और ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया भी इसलिए जा रहा है क्योंकि जो भ्रष्टाचारी हैं या आय से अधिक संपत्ति रखते हैं और किसी के पास कोई जानकारी है तो लोगों को भी उनके अधिकार इस सप्ताह में जागरूकता के जरिए बताए जाते हैं और लोक सेवकों के क्या अधिकार हैं इसकी जानकारी भी देते हैं। और यही बात जो है यहाँ पर हमारे सर ने कही है। सर आपका पास लौटूंगा संजय जी, हमारे साथ डॉक्टर संजय जी भी हैं और पेन मैनेजमेंट की बात भी हम कर रहे हैं। सर यहाँ पर हमने कमर और घुटनों की बात कर ली, लेकिन एक बड़ी समस्या सर्वाइकल के रूप में भी नज़र आती है और हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में भी ये समस्या आ रही है और उसका सबसे बड़ा कारण कई बार मोबाइल भी नज़र आता है कि घंटों मुंडी झुका के मोबाइल देख रहे हैं। तो ये सर्वाइकल की जो समस्या है काफ़ी गंभीर है और इसके कारण व्यक्ति उठ बैठ तो छोड़िए खा पी भी ठीक से नहीं पाता। बिल्कुल सही बात। जैसे हमारे दूसरे मेहमान ने कहा कि भ्रष्टाचार अपने आप में एक बीमारी है, भ्रष्टाचार एक सामाजिक बीमारी है जी, और उसके बचाव से के लिए, उसके इलाज के लिए जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। उसी तरह दर्द एक फिजिकल, मेंटल, सोशल बीमारी है
जिसके बचाव के लिए और उसके इलाज के लिए भी अवेयरनेस मंथ चलाया जाता है। जी। जैसा आपने पूछा कि आजकल गर्दन के दर्द की शिकायत बहुत कॉमन हो गई है और छोटे बच्चों में भी गर्दन के दर्द के साथ साथ सर के पीछे के हिस्से का दर्द, चिड़चिड़ापन, जी मिचलाना, उल्टी करना, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, ये टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इसकी 3-4 मुख्य वजह आजकल मेडिकल प्रोफेशन में देखी जा रही है। पहली मुख्य वजह तो ये है कि पिछले कुछ सालों में कोविड का समय चला तो 2 साल तक लगभग जो छोटे बच्चे थे वो किसी भी तरह के प्ले स्कूल में नहीं गए, स्कूलों में जो उनका दोस्तों के साथ इंटरेक्शन होता था वो नहीं हुआ और वो एक घर के अंदर बंद होके केवल मोबाइल, टैबलेट, टीवी इसके बीच में उनने अपना समय बिताया। चाहे वो समय पढ़ाई के लिए बिता रहे हों या खेलने के लिए बिता रहे हो या केवल एंटरटेनमेंट के लिए बिता रहे हो, लेकिन उस समय में उनकी गर्दन लगभग थोड़ी सी झुकी रही। एक मेडिकल स्टडी ये कहती है कि ये जो व्यक्ति का सर होता है, एक 60 किलो के व्यक्ति के सर का जो वजन होता है, इस हिस्से के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, ये वजन जो होता है ये 9 किलो होता है। पर अगर इसी को हम 25 डिग्री झुका लें, जो कॉमनली हम मोबाइल देखते समय, अखबार पढ़ते समय या टेबल पे काम करते समय करते हैं, तो इसका वजन 27 किलो हो जाता है ग्रेविटी के कारण। अब आप खुद समझिए ये 27 किलो वजन, ये जो छोटी सी हड्डियां हैं, पतली पतली हड्डियां हैं और इनके आजू बाजू की मांसपेशियां ये लगातार होल्ड करके रखती हैं। और हम जैसे 7-7, 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, लगातार लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो जब ये मांसपेशियां लगातार 27 किलो के वजन को पकड़ के रखेंगी 6-6, 7-7 घंटे, तो उनका दुखना स्वाभाविक है। और इसी के ठीक पीछे ये नर्स होती हैं जो यहाँ से निकल के सर के पीछे के हिस्से को सप्लाई देती है, तो इस पे दबाव आना चालू हो जाता है, डिस्क अपनी जगह से पीछे की तरफ निकलने लगती है और इस पे कंप्रेशन के कारण उल्टी आना, जी मिचलाना, जिसको कई बार गलत रूप से माइग्रेन भी कह दिया जाता है, ये सारी दिक्कतें आती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्क्रीन टाइम को कम करना। जितना संभव हो स्क्रीन टाइम को कम करें, लेकिन क्योंकि आजकल हम सभी लोग डिजिटल चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जी, तो एटलीस्ट उसका पैटर्न चेंज करें। जैसे हमारा जो स्क्रीन है उसकी हाइट जो है वो आँख के थोड़ा सा ऊपर हो, ताकि जब भी हम काम कर रहे हैं तो हमारा चेहरा ऊपर की तरफ रहे। हम अगर कुछ टाइप कर रहे हैं तो हमें कोहनी तक के सपोर्ट की टेबल का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे अगर मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल की जगह घर पे अगर संभव हो तो उसकी स्क्रीन को टीवी की स्क्रीन से मर्ज कर दें, ताकि बड़ा देख पाएँ, उनको आंखों पे फोकस नहीं आए। साथ के साथ उनको बोलें कि जब भी वो पढ़ाई कर रहे हैं बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के मोबाइल पे पढ़ाई ना करें, मोबाइल पे गेम ना देखें, और उसकी जगह टेबल कुर्सी पे प्रॉपर्ली बैठ के सामने की तरफ थोड़ा ऊंचाई पे रख के देखेंगे तो लगभग 50 से 60% समस्या तो इसी से ठीक हो जाएगी। अगर उसके बाद भी दिक्कत बनी रहती है तो कुछ अलग तरह के तकिए आजकल उपलब्ध है मार्केट में, जिनको सर्वाइकल पिलो कहा जाता है, उनका इस्तेमाल करना। निश्चित रूप से सर आगे और आपसे समझेंगे। तो ये तमाम जो सावधानियां सर ने बताई हैं और महत्वपूर्ण जानकारी सर ने दी है कि अगर लगातार गर्दन झुकाकर आप काम करते रहे, और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो आजकल पढ़ाई में बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये गैजेट्स ही जो है आपको बीमार कर सकते हैं। इसलिए सही पोस्चर के साथ साथ सही डायरेक्शन, सही हाइट, इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, और यही बात डॉक्टर साहब ने बताई है। लौटूंगा सर आपके पास, और हमारे साथ सर भी मौजूद हैं, लोकायुक्त संगठन के डीएसपी हैं हमारे साथ संजय जी। संजय जी के पास चलेंगे। सर यहाँ पर बात भ्रष्टाचारियों की बड़ी आती है, कहीं हमें पता चलता है कि कोई रिश्वत ले रहा है या अनैतिक रूप से पैसे की डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पर अगर, क्योंकि हम देखते हैं कि पुलिस में तो हमने कॉल कर दिया इमरजेंसी में तो तत्काल पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन लोकायुक्त पुलिस की बात आती है तो ये लोग, एक मन में भय भी होता है लोकायुक्त सुनते से कि अरे बड़ा सा विभाग है, बड़ी सी पुलिस है। यहाँ का जो पैटर्न है वो भ्रष्टाचारियों पर कैसे शिकंजा कर सकते? देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को डीलिंग की बात है जी, तो इसमें 3 तरीके की शिकायतें सामान्यतः होती हैं जी। जैसे सीधे सीधे रिश्वत की मांग कर लेना। दूसरी तरीके की शिकायतें होती हैं लोक सेवक द्वारा जो किए जा रहे कार्य हैं, जो उसको जो इंटाइटल्ड है वो उसे काम करना है, उसमें उसने पद का दुरुपयोग करके किसी को लाभ पहुंचाने की नीयत से उसने कोई कार्य किया है, अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन बोलते हैं इसको। तीसरा है आय से अधिक संपत्तियाँ। तो आय से अधिक संपत्ति के केसेस में मसला ये जाता है कि उसने जो, अब वो रिश्वत लेते हुए पकड़ाया तो नहीं है, लेकिन उसने रिश्वत तो प्राप्त की है बहुत सारी, पकड़ा नहीं पाया है जी।
इसीलिए वो कहते हैं ना कि जो पकड़ा गया वो चोर, नहीं पकड़ा है साहूकार, तो वो साहूकार बन गया है। जी। साहूकार इन द सेंस कि उसने पैसा तो इकट्ठा कर लिया और उसने फिर अपनी उसी जो इलगॉटन मनी था उससे उसने बड़ी संपत्तियां अर्जित कर ली। तो जो संपत्तियां अर्जित की हैं उसके रिगार्डिंग कभी कभी शिकायतें आती हैं, हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं और उसके बाद उसके यहाँ छापा डालते हैं। और आपने भी कितने सारे केसेस बहुत सारे देखे होंगे कि जिसमें लोकायुक्त संगठन ने बहुत बड़े बड़े केसेस अपने क्रैक किए हैं, सीनियर लेवल पे हों चाहे किसी, आपने कई बार पढ़ा होगा कि बहुत छोटा सा कर्मचारी है और बहुत अकूत संपदा करोड़ों की रख रहा है, क्योंकि वो की पर्सन होता है, वो ऊपर और नीचे वालों के बीच में की पर्सन होता है और वो अपना एक जो एजेंटशिप दलाली होती है उसके जरिए बहुत पैसा कमा लेता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और शिकायतों की जहाँ तक बात होती है, जब कोई ऐसी शिकायत हमारे पास आती है करप्शन के रिगार्डिंग, जो प्राइमरली जो रिश्वत मांग से संबंधित शिकायत होती है उसमें हमें नाम डिस्क्लोज करना पड़ता है। कारण यह है क्योंकि उसमें शिकायत करता ही पैसे का लेन देन करेगा उसके साथ, लोक सेवक के साथ, भ्रष्ट लोक सेवक के साथ। लेकिन जहां तक पद के दुरुपयोग की शिकायत है या आय से अधिक संपत्ति की शिकायत है, यदि शिकायतकर्ता ये चाहता है कि उसका नाम गुप्त रखा जाए तो नाम गुप्त रखा जाता है, उसमें कहीं कोई समस्या होती नहीं है। तो कहीं कोई समस्या यहाँ पर होती नहीं है तो आप शिकायत कर सकते हैं। और यही हमारी भी कोशिश है कि आपको सतर्क करें, सचेत करें, और यही हमारी कोशिश है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, गोकुल सोनी जी भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है गोकुल जी आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। हाँ, धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब आपके पास बैठे हैं। मैं एक बड़ा सवाल पूछना चाह रहा था। वो सवाल यह है कि हड्डियों से संबंधित है कि प्राय हड्डियों के जोड़ में तो अधिकांश 80% लोग आजकल ग्रस्त हैं। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, डिस्क पेन, ये सब हो रहा है। एक सवाल और आता है कि हड्डियों के बीच में होता है बोन मैरो। जैसा कि सभी जानते हैं, बोन मैरो में आरबीसी बनती है, ब्लड बनता है। तो जब ओल्ड एज होती है तो ब्लड बनना कम हो जाता है। हमारा सवाल ये है कि हम क्या ऐसा करें, क्या खाएं, क्या पिएं या क्या उपाय करें कि वो हमारा बोन मैरो स्वस्थ रहे और खून पर्याप्त मात्रा में बनता रहे, क्योंकि खून ही तो सबको स्वास्थ्य का आधार है। अगर ब्लड बनता रहेगा तो शक्ति भी रहेगी, सब सिस्टम सही काम करेंगे। तो उस बोन मैरो को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जाए? जी बिल्कुल सर, सवाल यही है कि बोन मैरो को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते। गोकुल जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा कि बोन मैरो में जो खून बनता है उसकी कमी की दो मुख्य वजह होती है। एक, जैसा कि आपने बोला कि उम्र के साथ धीरे धीरे उसका बनना कम हो जाता है, जो एक बायोलॉजिकल साइकिल है कि हर व्यक्ति पैदा होएगा, बड़ा होएगा और एक वक्त के बाद ख़त्म होएगा। उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है खान पान के बदलाव से, एक्सरसाइज के तरीके से। खान पान के बदलाव का मतलब ये होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज खा सकता है, मांसाहार खा सकता है, तो उसको सप्ताह में 1 से 2 बार मांस का सेवन करना चाहिए। उससे बोन मैरो में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाता है तो वो मेथी का दाना, ओट्स और सभी वो पत्तेदार सब्जियां जो लाल कलर की होती हैं, लाल भाजी हुआ, चुकंदर हुआ और इस तरह की जो सब्जियां होती हैं, इसका सेवन ज़्यादा करें। दूसरी तरफ कई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन बोन मैरो में आरबीसी रप्चर जल्दी होते हैं, जल्दी टूटने लगते हैं या फिर बनते कम हैं। इनको कहा जाता है ल्यूकेमिया। ये एक तरह का कैंसर होता है। तो कैंसर के लिए हमें 3 स्टेजेस पे काम करना पड़ता है। पहला स्टेज होता है, अगर कैंसर एक पर्टिकुलर जगह पे है तो उसको ऑपरेशन द्वारा निकाला जा सकता है। जी, निश्चित रूप से सर, समय कम है इसलिए माफ़ी के साथ रोक रहा हूँ। अगली बार हम फिर जो है आपसे बात करेंगे। सर, संक्षेप में आपसे संदेश चाह रहा था कि आप क्या दर्द को कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या संदेश देना चाहते? मेरा सिंपल सा संदेश है कि दर्द को पहले तो बीमारी के रूप में देखें, उसके लिए विशेषज्ञ के पास जाएं। अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो दर्द रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। अगर आप दर्द से ज़्यादा परेशान हैं, अपने उठने बैठने के तरीके में बदलाव करें, खाने पीने के तरीके में, अपनी दिनचर्या ऐसी रखें कि आप स्वस्थ रहें। दिनचर्या का यहाँ महत्वपूर्ण रोल है। दर्शकों, स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या को बेहतर करना होगा। संजय शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, डीएसपी हैं। सर, बात हमने तमाम चीज़ों की लेकिन यहाँ पर आय से अधिक संपत्ति के जो मामले हैं, अगर किसी के पास जानकारी है तो वो कैसे आप तक पहुँचा सकता है और कैसे कार्रवाई?
देखिए, जहाँ तक आय से अधिक संपत्ति के मामलों की बात है तो मैं यहाँ दोनों तरीके से बात करता हूँ। एक आम जनमानस की बात करता हूँ और लोक सेवक की भी बात करता हूँ। आम जनमानस भी इस बारे में बता सकता है कि उसके आसपास वो विजिलेंट रहता है, वो देख रहा है कि कोई लोक सेवक है जिसने अपनी जो जस्ट एक एग्जांपल, एक उदाहरण के जरिए मैं समझाता हूँ कि किसी एक घर में यदि एक बाल्टी पानी अगर गिर जाता है तो उसे पोंछा जा सकता है, लेकिन उसी घर में यदि एक टैंकर पानी आ जाएगा तो वो बाहर दिखेगा जी। तो वो जो बाहर दिख रहा है वही विजिलेंस है, और वो जो दिख रहा है उसी के जरिए जब आपके पास इंफॉर्मेशन या किसी के पास आती है तो वो सिंपल अपना एक, यदि उसके पास उन संपत्तियों के बारे में सूचना है तो वो उसका डिस्क्रिप्शन लिख दे, और जो भी लोक सेवक है उस लोक सेवक को क्या डिस्क्रिप्शन लिखे कि वो किस पद पर है, कहाँ पदस्थ है, और साथ में जो भी उसकी संपत्तियां मिल रही हैं, संपत्तियों के बारे में जान के उनका डिस्क्रिप्शन लिख के, यदि उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास, फोटोग्राफ्स है, तो थोड़ा आसान हो जाता है हमको चीज़ों को निश्चित रूप से। सर समय कम है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। तो यहाँ पर दर्शकों महत्वपूर्ण ये है कि पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, जानकारी जो है लोकायुक्त संगठन को देना है, और उसके बाद आपकी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई होगी। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे खास कार्यक्रम नमस्कार एफएम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश।